एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम के स्टडी को हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं। एंजाइम टर्म जो है वाज कॉइंड बाय कुहने, ठीक है, KUHNE, इनका पूरा नाम था विल्हेल्म कुहने। ठीक है, तो ये याद रखना है, कुहने इन्होंने टर्म दिया था। ठीक है, दूसरा जो है फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड कौन सा हुआ था? फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड वाज, कहते हैं डायस्टेज। ठीक है, डायस्टेज था। ठीक है, उसी तरह एक चीज और याद रखिएगा कि फर्मेंटेशन के दौरान क्या है, बचनर ने जाइमेज एंजाइम भी डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जाइमेज एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय बचनर, BUCHNER, बचनर, फ्रॉम यीस्ट, दैट इज फंजाई। ठीक है, ड्यूरिंग क्या? फर्मेंटेशन, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, कौन सा? ये बचनर, ठीक है, यीस्ट से डिस्कवर किए थे। ठीक है, और ये एंजाइम का क्या नाम था? जाइमेज। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, लगभग। ठीक है, तो एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, और ये कौन बताए थे? समनर ने बताया था। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस, PROTEINACEOUS, प्रोटीनेशियस इन नेचर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि एंजाइम्स जो हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। ठीक है, और ये कौन बताया था कि प्रोटीनेशियस हैं? समनर, SUMNER, समनर, इन 1926। ये याद रख सकते हैं कि कब है? 1926 में ये बताए थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? ही क्रिस्टलाइज्ड यूरेज एंजाइम फ्रॉम जैकबीन प्लांट। ठीक है, उसको कहते हैं, जैकबीन को कहते हैं कैनेवेलिया एनसीफॉर्मिस, उस प्लांट से। ठीक है, तो एक लाइन लिख लें, ही क्रिस्टलाइज्ड विच एंजाइम? यूरेज एंजाइम फ्रॉम जैकबीन। ठीक है, जैक फ्रूट नहीं, जैकबीन प्लांट। ठीक है, और इस जैकबीन प्लांट को क्या कहते हैं? जैकबीन प्लांट को इसको कहते हैं, लिख दे रहे हैं, कैनेवेलिया एनसीफॉर्मिस, CNAVALIA एनसीफॉर्मिस। ठीक है, तो ये प्लांट है। तो याद रखना है, इन्होंने क्या किया? ही क्रिस्टलाइज विच एंजाइम? यूरेज एंजाइम फ्रॉम जैकबीन। ठीक है, उसको कहते हैं कैनेवेलिया एनसीफॉर्मिस से। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये लिख दे रहे हैं, कैनेवेलिया एनसीफॉर्मिस, यूरेज और जैकबीन। ठीक है, तो अभी तो देखें ये क्या होते हैं, ये दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं ना, एक बताएंगे राइबोजाइम, तो दे आर नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम। ठीक है, तो लिख ले रहे हैं एक पॉइंट कि नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम। ठीक है, तो नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम कौन सा है? ठीक है, तो ये लिख दे रहे हैं, नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम। ठीक है, तो नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम जो है डिस्कवर हुआ था राइबोजाइम। क्या हुआ था? राइबोजाइम इनको कहते हैं। ठीक है, तो राइबोजाइम तो नाम से लग रहा है। ठीक है, राइबोजाइम, राइबो मतलब क्या है? नाम से लग रहा है कि राइबो न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है, और जाइम मतलब एंजाइम छुपा हुआ है ना, तो ये कह सकते हैं कि ये वैसे एंजाइम है जो कि क्या के बने हुए हैं, आरएनए के बने हुए हैं ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड के, प्रोटीन के नहीं बने हुए हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, नॉन प्रोटीनेसिस एंजाइम इज राइबोजाइम। और इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि दे आर क्या है, एंजाइम जैसा कैटालिसिस पावर है ना आरएनए में, तो इसीलिए कहते हैं कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल भी हम कहते हैं, दे आर नोन एज कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल जो है डिस्कवर कौन किया था, तो ये डिस्कवर जो है ना पूछेगा तो आपको बोलना है थॉमस केच, थॉमस CECH केच। और ये कहां पर किए थे, तो ये एक प्रोटोजोआ है और उस प्रोटोजोआ का नाम है टेट्राहाइमेना, टेट्राहाइमेना थर्मोफिला और थर्मोफिलस, ठीक है। तो याद रखेंगे टेट्राहाइमेना ये क्या है, ये प्रोटोजोआ है, तो इन्होंने प्रोटोजोआ में डिस्कवर किया था, तो इट वाज डिस्कवर्ड इन प्रोटोजोआ टेट्राहाइमेना। कौन किया था, थॉमस केच, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंटली एक और थे, ठीक है, उनका नाम था सिडनी अल्टमान, ठीक है, तो अल्टमान लिख रहे हैं, अल्टमान। तो अल्टमान ने भी डिस्कवर किया एक राइबोजाइम को, ठीक है, कहां से, फ्रॉम एस्चेरेसिया कोलाई बैक्टीरिया से, ठीक है, प्रोटोजोआ से नहीं, इन्होंने कहां से किया, इकोलाई बैक्टीरिया में, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये जो है ना अल्टमान ने जो डिस्कवर किया राइबोजाइम, उसको इन्होंने क्या कहा, उसको इन्होंने आरएनएज पी कहा, ठीक है। आरएनएज पी कहने का मतलब क्या हुआ, आप कह सकते हैं राइबोन्यूक्लियेज पी, ठीक है, याद रखना है, क्या कहा उन्होंने, राइबोन्यूक्लियेज पी कहा, ठीक है। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय, राइबोजाइम वाज डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय थॉमस केच इन प्रोटोजोआ एंड अल्टमान इन बैक्टीरिया इकोलाई, इन्होंने आरएनएज पी कहा। ये थॉमस केच 1982 के अराउंड में डिस्कवर किए थे, ठीक है। और इन दोनों को एक चीज याद रखिएगा, इन दोनों को क्या मिला, इन दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ राइबोजाइम, ठीक है। और ये नोबेल प्राइज मिला फॉर दिस डिस्कवरी इन 1989, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इनको क्या मिला, they were also awarded Nobel Prize for the discovery of this ribozyme in 1989, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो देखते हैं, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट्स, ठीक है। तो ये क्या है, बायो कैटलिस्ट्स होते हैं जो कि जनरली क्या करते हैं, विच जनरली इंक्रीजेज the rate of biochemical reaction, rate of biochemical reaction, ठीक है। कैसे, by decreasing or lowering the activation energy, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, वो लोअर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या कर रहा है, इंक्रीजेज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो याद रखना है कि एंजाइम्स क्या है, दे आर बायोकैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये पूछेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रहे हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, व्हाट इज इट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, नीडेड टू इनिशिएट और स्टार्ट अ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए ना, उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और इस एक्टिवेशन एनर्जी को ही क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, एक इस तरह से आपके एनसीईआरटी में
बना हुआ है, ठीक है। ये वाई एक्सिस पर है और ये क्या है, इस तरह से एक्स एक्सिस पर ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मतलब ये एनर्जी दिखा रहा है और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पर एक चीज ऐसे बना लें, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं ये सबस्ट्रेट है ऐसे, और ये क्या है, इस तरह से ऐसे जा रहा है, और ये यहाँ पर क्या है, ये प्रोडक्ट, यहाँ पर पी लिख रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, और यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं इसमें ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज, ये देख रहे हैं इतना, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहेंगे इसको हम, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं, ये वाला, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है ना, तो यहां पर लिख दे रहे हैं ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। विथ एंजाइम की विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम, अभी कोई भी एंजाइम नहीं लग रहा है, ठीक है, विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी। तो देख रहा है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, विदाउट एंजाइम ज़्यादा है ना, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इनिशिएट रिएक्शन, ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो ये ज़्यादा है, ऊपर देख रहे हैं, ऊपर से जा रहा है और फिर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है यहाँ, तो ये क्या होता है कि एंजाइम जब यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, पाथ को कम कर देगा ना। तो ये देखिए इस तरह से ये क्या कर देगा, इस तरह से पाथवे कर देगा ऐसे, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो इस केस में हम देखेंगे कि जो यहाँ पर कह सकते हैं, ये देखिए ऐसे, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया ना, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गया, तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, विथ एंजाइम, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या, विदाउट एंजाइम है, और ये क्या है, विथ एंजाइम, ठीक है। तो देख रहे हैं कि विदाउट एंजाइम जो था एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और विथ एंजाइम देख रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया ना। तो ये तो लिखे हैं कि इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या कर दिया, लोअर कर दे रहा है, ठीक है। तो ये कम करके क्या हुआ, अब देखिए ये पाथवे हमको जाना था, अब ये क्या कर दिया, छोटा कर दिया, इस तरह जा रहा है, तो क्या हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया जल्दी, ठीक है। अब एक चीज याद रखना है, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में, ठीक है, कह सकते हैं कि एनर्जी कंटेंट देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख रहे हैं एनर्जी कंटेंट, एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट देख रहे हैं, ठीक है। और तो यहां पे देखिए इस केस में प्रोडक्ट यही है ना, तो इसका एनर्जी क्या है, कम है, और सबस्ट्रेट जो है यहाँ, तो इसका एनर्जी ज्यादा है ना, तो कह सकते हैं इज लोअर ना, मतलब कि इज लोअर देन एनर्जी कंटेंट ऑफ किसके, सबस्ट्रेट, ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इस केस में क्या देख रहे हैं हम, इस केस में हम देख रहे हैं कि एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज लेस और लोअर देन द एनर्जी कंटेंट ऑफ क्या, सबस्ट्रेट। तो इस केस में क्या हुआ, हीट इज इवॉल्व्ड की हीट इज ऑब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं हीट इज क्या है, इवॉल्व्ड ना, क्योंकि सबस्ट्रेट ज्यादा था और प्रोडक्ट में कम हो गया, इवॉल्व्ड। तो यहां पर कह सकते हैं कैसा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बना रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखेंगे हीट इज इवॉल्व्ड, मतलब कि इसमें हीट निकला है ना, ज्यादा था कम हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, इन दिस केस हीट इज रिलीज्ड और इवॉल्व्ड इस केस में, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो बना है इट इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
ठीक है। लेकिन हाँ, अगर पूछ देगा व्हेन द एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट, देन क्या हो जाएगा, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हो जाएगा, मतलब उसमें हीट इज ऑब्जॉर्ब्ड, ठीक है, बढ़ जाएगा ना प्रोडक्ट का। तो ये कैसा डायग्राम होगा, तो ये देखिए कुछ ऐसा होगा, ये सबस्ट्रेट ऐसे जाएगा और ये ऐसे, और ये प्रोडक्ट इस तरह से ऊपर, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में आपको यही दिया हुआ है, इसलिए आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, तो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में इनकी जरूरत होता है, क्या के लिए, फॉर एनी बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो लिख लेते हैं फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। तो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में ज़रूरत होता है। दूसरा कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं कि दे आर नेवर कंज्यूम्ड इन बायोकेमिकल रिएक्शन, ये कभी भी कंज्यूम नहीं होते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं दे आर, एंजाइम्स आर नेवर कंज्यूम्ड इन बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन, तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन में ये क्या होता है, नेवर कंज्यूम्ड इन बायोकेमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये चेंज होते हैं कि अनचेंज होते हैं, अनचेंज्ड, तो इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि एक बार एंजाइम कैटालिसिस किया, फिर से रीजनरेट हो जाते हैं, फिर से बन जाते हैं, फिर से वो सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा, फिर से प्रोडक्ट बनाएगा, फिर रीजनरेट हो जाएंगे, फिर से वो सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा और फिर क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसी तरह होते हैं, और ये सेवरल टाइम्स क्या करते हैं, दे आर रीयूज्ड, ठीक है। मीन्स अनचेंज्ड मतलब कि रीयूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है, सेवरल टाइम्स, ठीक है, अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो बार बार ये यूज होते हैं, तो याद रखेंगे दे आर इन अनचेंज्ड फॉर्म, दे आर रीयूज्ड अगेन एंड अगेन सेवरल टाइम्स, ठीक है, ये याद रखेंगे। मतलब इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये देखिए ये एंजाइम है, मान लेते हैं दिस इज एंजाइम, ये एंजाइम है, ये क्या है, सबस्ट्रेट, ठीक है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट, तो एंजाइम सबस्ट्रेट, ये क्या हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ये क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कुछ बनाएगा इस तरह से, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या करेगा, ये कह सकते हैं एंजाइम प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये एंजाइम प्रोडक्ट बन गया ना थोड़े समय के लिए, और फिर क्या हुआ, ये प्रोडक्ट बन गया प्लस एंजाइम अलग हो गया। तो देख क्या रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि जो एंजाइम लगा था वो फिर से वापस क्या हो गया, ये निकल गया, और ये फिर से क्या करेगा, फिर से ये सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। नेक्स्ट ये याद रखना है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि ये वाला जो बन रहा है क्या, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है और ये शॉर्ट लाइव्ड होता है, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है, एंड शॉर्ट लाइव्ड, एंड शॉर्ट लाइव्ड। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, हाईली रिएक्टिव एंड शॉर्ट लाइव्ड, तो शॉर्ट लाइव्ड है, इसका कहने का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट लाइव्ड। तो शॉर्ट लाइव्ड कहने का मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिएंट होते हैं, क्या होते हैं, कुछ शॉर्ट लाइव्ड है ना, तो इसको आप कह सकते हैं हम टर्म क्या, ट्रांजिएंट, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं ट्रांजिएंट,
TRANSIENT, ट्रांजिएंट। अच्छा, हाईली रिएक्टिव मतलब क्या हुआ, स्टेबल कि अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि अनस्टेबल एंड ये ट्रांजिएंट होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव एंड शॉर्ट लाइव्ड है। इसका मतलब हाईली रिएक्टिव है मतलब कि अनस्टेबल है, और शॉर्ट लाइव्ड मतलब क्या हो, थोड़े समय के लिए बनता है ना, तो इसको कह सकते हैं क्या, ट्रांजिएंट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एक, कि दे आर हाईली स्पेसिफिक, ठीक है, फॉर देयर सबस्ट्रेट। ठीक है, तो याद रखेंगे एक्शन में क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं फॉर देयर सबस्ट्रेट। तो लिख दे रहे हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक, ठीक है, इन एक्शन फॉर देयर सबस्ट्रेट। ठीक है, फॉर देयर सबस्ट्रेट, तो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मीन्स कह सकते हैं कि हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। ठीक है, तो हाईली स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सपोज करिए कि मेल्टोज है। ठीक है, तो मेल्टोज के लिए कौन सा होगा एंजाइम, मेल्टेज। ठीक है, तो मेल्टेज एक्ट्स ऑन मेल्टोज। अब ये दूसरे कार्बोहाइड्रेट पर नहीं काम करेंगे, ऐसा नहीं कि मेल्टेज जो है इट विल एक्ट ऑन सुक्रोज, ठीक है, इट विल एक्ट ऑन लैक्टोज, उस पर नहीं करेगा। तो दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। इट मीन्स दैट, यहां पे लिख दे रहे हैं कि मेल्टेज अगर एंजाइम है, ठीक है, एक्ट्स ऑन क्या, मेल्टोज। ठीक है, तो मेल्टेज एंजाइम है, एक्ट्स ओनली ऑन मेल्टोज शुगर। ठीक है, एंड नॉट दूसरा कार्बोहाइड्रेट, नॉट लैक्टोज और सुक्रोज। ठीक है, तो ये हाईली स्पेसिफिक होता है फॉर देयर सबस्ट्रेट। ये याद रखना है, किसके लिए स्पेसिफिक है, तो दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट, ये ध्यान देना है। ठीक है, ये देखते हैं एक और भी पॉइंट्स देखेंगे अभी हम, कि टर्न ओवर नंबर ऑफ एंजाइम्स, लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं एंजाइम टर्न ओवर नंबर। ठीक है, तो कहते हैं टर्न ओवर नंबर ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम का जो टर्न ओवर नंबर है ना, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कि कैट्स, ऐसे लिखते हैं, कटाल यूनिट। ठीक है, और ये क्या करता है ना, ये याद रखेंगे, इट क्वांटिफाइज एंजाइमेटिक एफिशिएंसी कह सकते हैं, चाहे एक्टिविटी और एफिशिएंसी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम जो है ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब कि कौन सा एंजाइम ज़्यादा सबस्ट्रेट को ज़्यादा प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, कौन कम कर रहा है, कंपेयर कर सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, टर्नओवर नंबर को। ठीक है, तो टर्नओवर मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई बर्तन है, उसमें सबस्ट्रेट रखा हुआ है, और हम क्या किए, एक सिंगल एंजाइम डाल देते हैं उसमें। ठीक है, और 1 मिनट के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में वो एंजाइम कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। ठीक है, उसका क्या कहेंगे, टर्नओवर नंबर कहेंगे। ठीक है, टर्नओवर नंबर कहेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स अभी बताएंगे। तो ये क्या हो गया डेफिनेशन, तो कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ substrates converted into products क्या, पर यूनिट टाइम। ठीक है, बाई अ सिंगल एंजाइम, ये याद रखेंगे, बाई अ सिंगल एंजाइम। क्यों, अभी तो बताए थे कि एंजाइम क्या होता है, रिमेन्स अनचेंज ना, वो प्रोडक्ट बनाता है, फिर से सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है, फिर प्रोडक्ट बनाता है, फिर से, दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन ना, तो इसीलिए क्या है, बाई अ सिंगल एंजाइम। तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंस कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स पर यूनिट
टाइम, तो याद रखना है क्या, पर यूनिट टाइम बाय अ सिंगल एंजाइम, ठीक है। तो सिंगल एंजाइम और सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यही है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज टर्नओवर नंबर, ठीक है। ये अब जैसे कुछ एंजाइम का टर्नओवर नंबर देख रहे हैं, ये देखिए, ये कुछ एंजाइम का एक ले रहे हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एक है, ठीक है। और एक हम लाइसोजाइम एंजाइम देख रहे हैं, लाइसोजाइम। सभी जितने भी एंजाइम है ना, सब का कुछ ना कुछ टर्नओवर नंबर है, ठीक है, टर्नओवर नंबर है। तो 2 का हम देख रहे हैं, तो इसका जो टर्नओवर देखते हैं ना, ये लाइसोजाइम का, तो इसका टर्नओवर नंबर कितना होता है, 30 पर मिनट। मतलब कि 1 मिनट में ये कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, 30 सबस्ट्रेट को, ठीक है। 30 सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय अ सिंगल लाइसोजाइम एंजाइम पर मिनट, 60 सेकेंड में, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, पर यूनिट टाइम हो गया, सिंगल एंजाइम से हो गया, तो 30 आंसर हो गया, ठीक है। ये जो देखेंगे ना, इसका डाटा कितना होता है, 36 इंटू 10 टू द पावर 6 सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर मिनट। तो देख रहे हैं 1 मिनट में इतने प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि इनका टर्नओवर नंबर ये है, इनका ये है। अगर इसी में पूछ देगा लाइसोजाइम का टर्नओवर नंबर बताइए पर सेकेंड, 0.5 हो जाएगा ना, तो उस तरह पूछ सकता है, डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, ठीक है। उसी तरह पर सेकेंड पूछेगा इनका, 60 कर देंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या कि मेनली हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह से इस कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, स्लोएस्ट एंजाइम हो गया, ठीक है, बहुत ही कम, सबसे कम। इससे जो है ना कम कोई भी टर्नओवर एंजाइम नहीं देता, इससे ज़्यादा ही है सब, ठीक है। और ये कहते हैं फास्टर और फास्टेस्ट कह सकते हैं एंजाइम, ठीक है। हालांकि कुछ बुक्स में जो है ना कैटलेज का देता है कि थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप यही याद रखेगा ये। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ पर पाया जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ पाया जाएगा, आपको मालूम है, इट इज़ प्रेजेंट इन आरबीसी और प्लाज्मा दोनों में पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी में ज़्यादा पाया जाता है, प्लाज्मा में लेस पाया जाता है, ठीक है। और ये करता क्या है, ये क्या करता है, ये पढ़े ना, CO2 प्लस वाटर, इसको क्या में चेंज कर देगा, ये H2CO3 जिसको कि कार्बोनिक एसिड कहते हैं, उसमें कन्वर्शन कर देता है। तो इट कैटलाइजेस दिस रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये सब लिख लीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। तो हम देख चुके हैं कि एंजाइम्स क्या हैं, दे आर मोस्टली प्रोटीन्स, ठीक है। तो लिख दे रहे हैं एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है, विथ विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो विथ टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो इनमें टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो दे आर प्रोटीन्स विथ टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखते हैं क्या कि 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। देयर आर 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट्स दिस टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लिख दे रहे हैं 4 फैक्टर अफेक्ट्स और alters the tertiary structure of a protein that is needed for its biological activity, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए देखेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर
इंटैक्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब होता क्या है कि ये 4 फैक्टर्स हैं, ये कितने हैं, ये 4 फैक्टर्स हैं, तो ये 4 फैक्टर क्या करता है ना, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देता है। एंड दिस टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है, इट रेफर्स टू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। वो ही ये चेंज हो गया तो क्या हो गया, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ए प्रोटीन क्या हो गया, वो लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो कह सकते हैं 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। दिस 4 फैक्टर्स आर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पहला फैक्टर है, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो पढ़ेंगे उसको कहते हैं एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, भी एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ये भी हो सकते हैं फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ ये फैक्टर। तीसरा जो है टेम्परेचर भी अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या करेगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर को ही ये क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा, जिसके कारण बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। और फोर्थ जो देखेंगे उसको कहते हैं दैट इज नोन एज पीएच, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स हम देखेंगे क्या करते हैं, ऑल दीज 4 फैक्टर्स चेंजेस और अल्टर्स द टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड दिस टर्शियरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। वो लॉस्ट हो गया, बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर जो है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, ठीक है। यहां देखिए एक डायग्राम बना रहे हैं इस तरह से। ये मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है, ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये वाला, यहां पर हम देखेंगे क्या है, ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है एस, ठीक है। इट रेफर्स टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है। और ये जो देख रहे हैं वाई एक्सिस, ठीक है, इसको हम लिखते हैं क्या, इसको लिखते हैं वी से लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं इट रेफर्स टू वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वो भी कैसा, कैटालाइज्ड बाय एंजाइम है, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन कहना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब होता क्या है, मान लीजिए कि एंजाइम्स है, ठीक है। अब उसमें हम सबस्ट्रेट डाल रहे हैं, ठीक है। तो सबस्ट्रेट एक डाले तो एंजाइम्स के एक्टिव साइट में जाके बाइंड कर गया, फिर डाल रहे हैं सेकेंड, बाइंड कर गया, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। तो उस समय देखते हैं क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाता है। लेकिन जब हम सबस्ट्रेट एडिशनल डाल रहे हैं और उस समय कोई भी एंजाइम्स नहीं है, ठीक है, तो जाकर बाइंड कर पाएगा, नहीं करेगा, और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो चेंज नहीं करेगा और एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह देखेंगे कि ये शुरू में तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, लेकिन एक बाद में जाकर क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं, अब ये क्या हुआ, एंजाइम्स है ही नहीं जो कि सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए एक्टिव साइट प्रोवाइड करें, ठीक है। तो इस तरह हो गया। इसी को हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी, इसी को हम बैक कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया इसका, ये कह सकते हैं वी मैक्स, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन इतना कर रहा है। अब मान लेते हैं कि वी मैक्स ये है, क्या है ये, इट इज वी मैक्स ना। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहां पर, यहां देखिए ये वी मैक्स, ठीक है। तो ये इस तरह कर दे रहे हैं, ये वी मैक्स है, ठीक है। क्या है, दिस इज वी मैक्स। अब ये मान लेते हैं वी मैक्स इतना है, ठीक है। मान लेते हैं वी मैक्स बाई 2, कहीं ना कहीं इधर होगा ना, यहां पर मान लेते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, वी मैक्स बाई 2 होगा, ठीक है। तो वी मैक्स है तो वी मैक्स बाई 2 मान लेते हैं कि यहां पर वी मैक्स बाई 2 होगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर वी मैक्स बाई 2 होगा। तो इस समय हम क्या देखेंगे, ठीक है, इस समय हम क्या देखेंगे, इस समय इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, ये देखिए आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे, ठीक है। इसी को नीचे ऐसे कर रहे हैं, यहां ये है ना, नीचे कर रहे हैं। तो उस समय जबकि मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ होगा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो उस समय कुछ ना कुछ तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा ना,
ठीक है। तो ये जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज टर्म्ड एज Km कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? दिस इज टर्म्ड एज Km। तो याद रखिएगा। तो Km क्या हो गया? तो Km क्या है? सबस्ट्रेट का ही तो कॉन्सेंट्रेशन है। तो Km रेफर्स टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज Vmax बाई 2। यही है ना। और ये जो कर्व जो देख रहे हैं ये वाला, इसको कहते हैं, दिस इज टर्म्ड एज हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक कर्व होगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ए हाइपरबोलिक कर्व इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो है ना, ये जो कर्व जो है, इसके लिए एक इक्वेशन दिया गया है, माइकलिस एंड मेंटन्स थे नाम उन्होंने दिया था, तो उसको कह देंगे माइकलिस मेंटन्स इक्वेशन। ठीक है। तो यहां पर लिख रहे हैं, तो यहां पर देखिए कहा गया V0 इज इक्वल टू Vmax S, ठीक है, फिर Km प्लस S। ठीक है। तो ये दिया गया क्या, एक इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन दिया गया था, कौन दिया था? तो इट वाज गिवन बाय माइकलिस एंड मेंटन्स। तो इसीलिए कह दिया गया माइकलिस मेंटन्स इक्वेशन। ठीक है, MICHAELIS माइकलिस, MENTENS मेंटेंस इक्वेशन कह दिया गया। ठीक है। अब ये माइकलिस मेंटेंस इक्वेशन है, तो यहां पर क्या क्या है? तो यहां पर कह सकते हैं वेयर, लिख दे रहे हैं वेयर। ठीक है। V0 क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी, इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। Vmax क्या है? मालूम है आपको, Vmax रेफर्स टू मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। S क्या है? तो S को कहते हैं इनिशियल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, कह सकते हैं इनिशियल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, CONCN। ठीक है। और Km क्या है? Km, तो Km को कह सकते हैं माइकलिस कांस्टेंट, MICHAELIS माइकलिस कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना है, ये सब क्या है? तो ये V0 क्या हो गया? V0 इट इज इनिशियल वेलोसिटी रिएक्शन वेलोसिटी, Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी, S सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, Km इज माइकलिस कांस्टेंट। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए माइकलिस कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हमको डिफाइन करना है कि माइकलिस कांस्टेंट को डिफाइन करिए, तो कैसे करेंगे? तो यहां देखिए, तो इसके लिए डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा हम करते हैं कि यहां देखिए वेलोसिटी V0 क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है ना। अब ये V0 के जगह पर क्या कर रहे हैं? केस एक स्टडी देख रहे हैं, केस देख रहे हैं कि V0 इज इक्वल टू हम Vmax बाई 2 पुट करके देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं? केस देख रहे हैं कि V0 इज इक्वल टू Vmax बाई 2 पुट करके हम देख रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये अगर पुट करेंगे तो V0 है ना। तो यहां देखिए V0 है, तो V0 के जगह पर हम क्या कर रहे हैं? Vmax बाई 2 इसके जगह पर। तो यहां देखिए, तो Vmax बाई 2 इज इक्वल टू Vmax S फिर Km प्लस S हो गया। अब देखिए ये वाला क्या हो गया? Vmax गया, तो ये हो गया हाफ इज इक्वल टू S Km प्लस S। ठीक है। अब देखिए Km प्लस S इज इक्वल टू 2S होगा। ठीक है। Km इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए तो 2S माइनस S होगा। तो फाइनली Km क्या निकल गया? देयरफॉर Km इज इक्विवेलेंट टू 2S माइनस S क्या हो जाएगा? S हो गया। ठीक है। तो ये निकल गया Km इज इक्वल टू S। ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसको, Km क्या हो गया? तो Km इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। देखिए Km क्या है? Km क्या है?
तो Km इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एट विच द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज क्या, Vmax/2, यही है ना। ये देखिए जब ये वाला है तो ये आ रहा है ना, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या, Km क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, माइकलिस कांस्टेंट को डिफाइन करना होगा, तो क्या है Km, तो इट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, इस तरह करेंगे ना। तो देख रहे हैं ये क्या है Km सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है जब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हाफ है, यही है ना। तो इस तरह कर सकते हैं, तो लिख लीजिए इट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, substrate concentration at which the velocity of reaction is half of the maximum वेलोसिटी, ठीक है। तो जब हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी है तो उस समय सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे ना। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसी को हम कहेंगे इट इज नोन एज क्या, माइकलिस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। एक चीज और याद रखेंगे कि माइकलिस कांस्टेंट है ना, उसका वैल्यू होता है हर एक एंजाइम का, Km का वैल्यू, ठीक है। क्या होता है, एक वैल्यू, आप वैल्यू दिया रहेगा ना तो उससे आप पता कर सकते हैं कौन सा एंजाइम क्या है, सबसे अच्छा है, एफिशिएंट है। तो इट इज अ मेजर ऑफ एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट, ठीक है। कौन जल्दी अपने सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी है वो आप कर सकते हैं, जो जल्दी सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा वो अच्छा एंजाइम है ना। तो कौन सा अच्छा एंजाइम है ज्यादा, कौन सा ज्यादा अच्छा नहीं है, ये आप इससे मेजर कर सकते हैं, इसके वैल्यू से। तो कह सकते हैं कि इट इज अ मेजर ऑफ एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम, एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट, ठीक है। तो अपने सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी ज्यादा है कम है, ये आप इससे मेजर कर सकते हैं। तो इट इज अ मेजर ऑफ एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट, आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये क्या होता है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये याद रखिएगा, Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एफिनिटी, सबस्ट्रेट एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम, ठीक है। तो सबस्ट्रेट एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम, तो ये याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर तो अभी हम बताए ना कि इट इज द मेजर ऑफ एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर इस सबस्ट्रेट। तो ये क्या करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक समझा रहे हैं कि मान लीजिए 4 एंजाइम्स है, एक एंजाइम का 0.1 Km है, एक एंजाइम का 0.2, एक का 0.3, एक का 0.4, 4 एंजाइम दिया है। पूछेगा कौन सा अच्छा एंजाइम आपके लिए है, ठीक है। तो अच्छा एंजाइम कौन सा होगा, जिसका कि सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी ज्यादा हो, यही ना, वो अच्छा होगा। तो यहां देखिए सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी ज्यादा होगा, उसके लिए Km उसका क्या होना चाहिए, कम। तो जिसका सबसे कम Km होगा वो क्या होगा, उसका एफिनिटी फॉर इट सबस्ट्रेट ज्यादा होगा, और वो क्या होगा, अच्छा होगा ना। तो वही हम सेलेक्ट करेंगे। तो कम Km जो है इट प्रिफर्स गुड कर सकते हैं एंजाइम, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। सेकेंड फैक्टर्स दैट अल्टर्स एंजाइम एक्टिविटी इज एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। यहां देखिए, इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो ये क्या है, वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर हम एक्स एक्सिस पर क्या देखते हैं, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या लिखेंगे हम, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन। ये तो ये क्या है,
एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और यहां पर हम देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ये तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन ये है, ठीक है, वाई एक्सिस पर। अब क्या हुआ कि जब हम एंजाइम डाल रहे हैं, मतलब कि सबस्ट्रेट बहुत सारे हैं, एंजाइम्स हम डाल रहे हैं, तो एक एंजाइम डालेंगे तो क्या होगा, तुरंत बाइंड करेगा ना, ठीक है, तो दूसरा डालेंगे तुरंत बाइंड करेगा, तीसरा बाइंड करेगा, इसी तरह बाइंड करते रहेगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जबकि क्या है, एंजाइम डालेंगे उसके लिए सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है अंदर, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना। तो यहां पर भी बढ़ते जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां पर कैसे बढ़ेगा, यहां पर लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है, हाइपरबोला बढ़ता था ना उसमें, उस तरह नहीं, यहां पर कैसा बढ़ेगा, लीनियरली। तो ये देखिए इस तरह से बढ़ते जाएगा। हाँ, जब सबस्ट्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, इसी तरह ना। तो इसको कह सकते हैं कैसा आएगा प्लॉट, तो याद रखना है कि लीनियर, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपको याद रखना है इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जो देख रहे हैं, ठीक है, थर्ड, तो थर्ड वन जो देखेंगे तो उसको हम कहेंगे क्या, दैट इज टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। तो तीसरा जो है उसको हम टेम्परेचर कहेंगे। तो टेम्परेचर इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट अल्टर्स द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और एंजाइम एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो उसके टर्शियरी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो गया, ऑफ दैट एंजाइम इज लॉस्ट, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे टेम्परेचर। तो कह सकते हैं कि एक चीज लिख ले रहे हैं कि टेम्परेचर एट विच एन एंजाइम shows its हाईएस्ट एक्टिविटी, ठीक है, shows its हाईएस्ट एक्टिविटी, ठीक है, इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जिस टेम्परेचर पर एंजाइम क्या है, अपना हाईएस्ट एक्टिविटी शो कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जनरली अगर पूछ देगा ह्यूमन में, हम लोग में ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है एंजाइम्स के लिए, तो जो बॉडी टेम्परेचर है वही है ना, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे कि ह्यूमन वगैरह है, ह्यूमन अगर पूछ देगा तो जनरली कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड आप कह सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन अगर एक ऑप्टिमम भी पूछता है तो आप कह सकते हैं 20 से 35, ठीक है। तो याद रख सकते हैं, मेनली ह्यूमन का है ना जानना हमें, तो 37 याद रखेंगे, ठीक है, ये 37। लेकिन हाँ, एक ऑप्टिमम पूछेगा जनरल तो कितना, 20 से 35 याद रखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ऑप्टिमम है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि ह्यूमन में कितना है, ये 37, लेकिन ऑप्टिमम कहते हैं तो क्या कह सकते हैं आप कि 20 से 35 होता है, ठीक है, डिफरेंट रेंज। ह्यूमन में 37 बॉडी टेम्परेचर है तो 37। अब मान लेते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से क्या हो जाए, अगर बहुत ज्यादा हो जाए, ऑप्टिमम टेम्परेचर से क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, चाहे बहुत कम हो जाए टेम्परेचर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एट हाई टेम्परेचर। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो क्या होगा, और एट लो टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर कह देगा कि हाई टेम्परेचर हो गया तो एंजाइम्स पर क्या इफेक्ट होगा, अगर लो टेम्परेचर हो गया तो एंजाइम्स पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर यहां कहने का मतलब क्या है, ये देखिए 37 तो क्या है, नॉर्मल है ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इफ इट इज मोर देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो जाए तो, ठीक है, ज्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में कहते हैं एंजाइम्स आर डीनेचर्ड। क्या कहते हैं, एंजाइम्स आर डीनेचर्ड टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या हो जाता है, दे आर डीनेचर्ड, ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि लो टेम्परेचर है तो क्या होगा,
तो याद रखना है कि इन दिस केस एंजाइम्स आर इनएक्टिवेटेड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एंजाइम्स आर इनएक्टिवेटेड। तो ये दो टर्म याद रखेंगे कि एट हाई टेम्परेचर एंजाइम्स आर डीनेचर्ड बट एट लो टेम्परेचर, ठीक है, 4 डिग्री हो गया सेंटीग्रेड, 0 डिग्री हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, तो उस केस में क्या हो गया, एंजाइम्स आर इनएक्टिवेटेड, ठीक है। इनएक्टिवेटेड कहने का मतलब क्या हुआ, इनएक्टिवेटेड, तो इनएक्टिवेटेड कहने का मतलब क्या हुआ कि एंजाइम्स आर प्रिजर्व्ड इन टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट, परमानेंट नहीं, फिर से वो क्या हो गया, टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो ये क्या हो गया, फिर से वो क्या हो गया, अपने स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां कह सकते हैं एंजाइम्स आर इनएक्टिवेटेड मींस एंजाइम्स आर प्रिजर्व्ड इन टेम्पोररी इनएक्टिव स्टेट। याद रखेंगे कि टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट में ये प्रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ गया ये फिर से क्या हो जाएगा, ये फिर से अपने फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये याद रखना है, प्रिजर्व्ड इन टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट, ठीक है। ये उसी तरह एंजाइम्स आर डीनेचर्ड कहने का मतलब क्या हुआ, अगर एंजाइम्स डीनेचर्ड हो गया तो क्या होगा, ठीक है, तो कहते हैं क्या कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड, किसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एंजाइम का। तो यहां पर लिख सकते हैं एंजाइम बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, लिख लीजिए। अगर हम टेम्परेचर के लिए एक प्लॉट करेंगे तो ये कैसा आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरह, तो ये क्या है, ये टेम्परेचर है, दिस इज टेम्परेचर, ठीक है। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इसी को क्या है, कह सकते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी कह सकते हैं आप। एंजाइमेटिक रिएक्शन मींस एंजाइमेटिक एक्टिविटी, आपके एनसीईआरटी में दिया ये, ठीक है। तो इस केस में देखेंगे कैसा ग्राफ बनेगा, तो ये ग्राफ इस तरह का कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये कैसा है, इसको बेल शेप्ड कहेंगे, ग्राफ ऑब्टेन्ड इज बेल शेप्ड, ठीक है। क्यों बेल शेप्ड, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर मान लेते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये देखिए लिखा हुआ है ना, ये तो ये यहां पर हम देख रहे हैं क्या है, मान लेते हैं कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर ह्यूमन के लिए देख रहे हैं एंजाइम्स, तो कितना है, ये 37 है ना, तो ये देखिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना पर ऑप्टिमम है ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 39 हो गया, आगे बढ़ते जा रहे हैं तो 39 हो गया, 40 हो गया, तो उस समय क्या हो गया, इससे अबव ना, इससे अबव देख रहे हैं तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ये घटते जाएगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसका घट जाएगा, ठीक है, अबव। लेकिन हाँ, इससे बेलो जा रहे हैं, मान लीजिए कि इसका क्या हो गया, इसका 35 है, 34 है, कम हो रहा है ना, तो उस समय भी क्या हो गया, बेलो ना, तो बेलो अगर देखेंगे नीचे तो इससे भी क्या हो रहा है, इनका एफिशिएंसी घटता है। तो ये देख रहे हैं कि क्या हुआ कि ऑप्टिमम पर ज्यादा है, उससे कम और वैसी जहां हुआ एफिशिएंसी इनका घट जाता है। हाँ, यहां से चालू नहीं करेंगे क्योंकि 0 डिग्री पर तो वर्क करेगा ही नहीं सब ना, तो ये कुछ कम कुछ ज्यादा इस तरह। तो कैसा ग्राफ आएगा, तो दिस ग्राफ विल बी बेल शेप्ड, ठीक है। तो बेल शेप्ड आएगा। थर्ड, फोर्थ जो देख रहे हैं वो क्या है, तो पीएच। तो पीएच जो है वो भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ फैक्टर विच अफेक्ट्स क्या, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो पीएच भी क्या हो गया, उसी तरह कर सकते हैं, द पीएच एट विच, लिख दे रहे हैं, द पीएच एट विच एन एंजाइम shows its highest activity is called कैसा, optimum pH is called optimum pH। इसको भी क्या कहेंगे,
ऑप्टिमम पीएच कहेंगे जिस पर शो करेगा, ठीक है, मतलब कि हाईएस्ट एक्टिविटी जिस पर शो कर रहा है जिस पीएच पर, उसको ऑप्टिमम पीएच है, ठीक है। तो जनरली सभी एंजाइम्स जो है ना उनका अलग अलग होता है। जैसे कि हम स्टमक में पढ़े थे ना, स्टमक में एसिडिक मीडियम है तो पीएच क्या होगा उसके लिए, पीएच 1.8 होगा, उस पर ज्यादा एक्ट करते हैं, ठीक है। और ज्यादातर देखते हैं क्या है, न्यूट्रल पीएच, पीएच 7 के अराउंड में करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो इसका ग्राफ अगर करेंगे तो कैसा होगा अगर इनके लिए ग्राफ करेंगे तो यही वाला है ना, तो यहां देखिए तो इसी तरह ना, ये ग्राफ अगर प्लॉट कर रहे हैं ऐसे और इस तरह का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर है, तो यहां पर क्या हो गया, ये पीएच, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, मतलब क्या हुआ, एंजाइमेटिक एक्टिविटी देख रहे हैं, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी देख रहे हैं पीएच पर। तो क्या होगा, तो आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, इसमें भी क्या है, इस तरह, इसमें भी इसी तरह का होगा, ऐसे कैसा होगा, इट इज बेल शेप्ड, तो इसमें भी बेल शेप्ड होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब ये बेल शेप्ड होगा, मान लेते हैं कि मैं जो जिस पीएच पर मेनली देखते हैं कि जिस पीएच पर मान लेते हैं, हाँ हम मान के चल रहे हैं क्या हुआ 7 ना, मान के चल रहे हैं कि 7 पीएच पर क्या होता है, न्यूट्रल पीएच पर ज्यादा एंजाइम्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पीएच क्या है 7 लिख रहे हैं, तो 7 है। अब मान लीजिए 7 से क्या हुआ, ज्यादा हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अबव हो रहा है ना, पीएच अबव हो रहा है, तो उस केस में क्या हुआ, एफिशिएंसी घट जाता है, और इससे थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, मींस क्या हो गया, बिलो हो गया, तो इसमें भी क्या होता है, एफिशिएंसी घटता है। मतलब कि न्यूट्रल पीएच जो 7 है उसको ऑप्टिमम पीएच अगर कहते हैं तो उसके अराउंड में एंजाइमेटिक एक्टिविटी घटते जाता है, और फिर फाइनली क्या होगा, वो तो एकदम कम हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसमें भी वेल शेप्ड आएगा, लिख लीजिए।